नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ गिरीश शिखरवार जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और खुशबू श्रीवास्तव जी भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गिरीश शिखरवार जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई एक आंदोलनों में भी सहभागिता दिखाए हैं। और खुशबू श्रीवास्तव जी का परिचय खुशबू श्रीवास्तव राजनैतिक तौर पर भी अच्छी खासी जानकारी रखती हैं और साथ में हमारे जो बगल में आदित्य यादव जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत ही मतलब थोड़ा अर्थशास्त्र में भी और राजनैतिक सभी पहलुओं में जानकारी रखते हैं। तो हम समझना चाहेंगे कि इस समय जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और पार्टियों के नाम पर, कोई भी समझना चाहेंगे कोई देश में इस तरह का नेता या राजनीतिक पार्टी है जो शिक्षा पर बात करे, स्वास्थ्य पर बात करे, सुरक्षा पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे और तो और जो इस समय एक बहुत ही गर्म मुद्दा चल रहा है अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ। तो कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा राजनीतिक नेता है इस देश में, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई संगठन जो इस देश को अंधविश्वास पाखंड से उखाड़ के फेंक दे, जिससे हमारे देश का भी नाम अमेरिका, जापान, थाईलैंड जैसा, चाइना जैसा दुनिया में डेवलप हो। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गिरीश शिखरवार जी से समझना चाहेंगे, क्या भाई साहब आपकी नज़र में ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई नेता है जो जनता के मूलभूत मुद्दों की बात करे और फालतू की जो कह लीजिए बवंडर एक तरह का ना फैलाया जाए, ना धर्म की राजनीति हो, ना जात की राजनीति हो, ना पार्टियों की राजनीति हो। कोई ऐसा है कि देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने में सहयोग करता हो, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। नमस्कार जी। दिनेश जी, आपको और सभी हमारे साथ जुड़े को पैनलिस्टों को और नमस्कार। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और आपको इसलिए बधाई कि आपके चैनल ने आज शिक्षा, रोजगार जैसे विषय पर चर्चा करने के लिए सभी लोगों को एक साथ बैठाया। हम इस समय मैं जहाँ बैठा हूँ दक्षिण दिल्ली में जी। तो यहाँ जो इस समय जो सरकार की भाई राजनीतिक बात कुछ भी होती हो, लेकिन जिस प्रकार के जितने भी चुनाव हमने उनके देखे, चाहे वो भले ही गुजरात लड़ने में दिल्ली में उनका रहा हो, अधिकांश तो वो मुद्दों पर फोकस करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर जी। अरविंद केजरीवाल जी जो पार्टी के सदस्य है, आपको भी जानकारी है। जब वो नए आए थे आंदोलन से, जब उनकी पार्टी निकली थी, सभी लोगों ने सहयोग किया। ये अलग बात है उनके अंदर राजनीतिक मोर्चा उनका जादू है, सर उनका कल राष्ट्रीय हो गया उसके सब सामने ये जरूर मुद्दों पर केंद्रित रहते जी। वर्तमान पूरी सरकार भी बात तो करती है सबका साथ, सबका विकास की और सबके रोजगार पर, लेकिन देखा होगा कि जो ये सरकार जो आई है 2014 के बाद से 8 साल करीब 22 करोड़ में लोगों ने आवेदन किया नौकरियों के लिए, लेकिन केवल ये सरकार 7 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी दिलवा। और नंबर 2, नई नौकरियों को प्रजन की बात तो छोड़ दी गणेश जी, 40 करोड़ पूरे देश में, लेकिन अभी आज तक लोग 36 करोड़ और 65 लाख लोगों पर ही उनको उन्होंने नौकरी दे पाई और अभी भी 9.79 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। हम शिखरवार जी आंकड़ों पर नहीं जाना चाहेंगे, हम ये समझना चाहेंगे कि कोई राजनीतिक पार्टी, कोई ऐसा नेता आपकी नजर में आता है कि इस देश को अंधविश्वास पाखंड से मुक्त करे,
दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ मूलभूत मुद्दों की राजनीति करे, ना जात की राजनीति करे, ना पार्टियों की राजनीति करे, ना धर्म की राजनीति करे। ऐसा कोई आपको नजर आ रहा है इस देश में वर्तमान में? मेरा सवाल ये है। नहीं, अभी तक बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो राजनीति आपने देखा होगा जी। कि जब आप मुद्दों की बात करते हैं, कोई न कोई मुद्दा ऐसा बीच में धर्म का छोड़ दिया जाता है, फलाना धर्म आगे बढ़ रहा है, तो मुश्किल ये हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी सबको इतने सही हटाती रही कि मजबूरन अब अगर वो भी समझ लो मंदिर मंदिर जाने लगते हैं उनके सूच में, तो वो मुद्दों पे जब पे बात होना चाहिए, जब पे पार्टियां जो छटकती दिखाई देती है, बात तो वो करती हैं कि हम इतने नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे, शिक्षा के लिए ये करेंगे, लेकिन सरकार बनने या वोट लेने का टाइम आता है तो वो भी धर्म और जात की राजनीति करने लगते हैं, जाति आधार पर टिकट बांटने लगते हैं, जबकि होना ये चाहिए। पहला जो काम उनका था, साधारण लोग लगे थे, लड़ रहे थे, लेकिन आजकल हमने ये देखा, चाहे वो भाई साहब जहाँ लड़े थे तो एक लड़ी थी, आपने बताया करीब उन्होंने रुपया देकर खरीदा था। बताइए आप क्या होगा, तब तक सरकार में की पार्टियां अपने मुद्दों पर फोकस नहीं करती। मुद्दों पर चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी आई, बहुत कोशिश की, वहाँ भी दो भूमि है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी सफल है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, शिखरवार जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। मैं समझना चाहूंगा आदित्य भैया से। आदित्य भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मिशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। और मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने भी कई मतलब सामाजिक संगठनों के साथ मतलब सहभागिता दिखाई, और आप भी एक अच्छी खासी समझ रखते हैं, क्योंकि मैं आपसे कई बार मिल चुका हूं और काफी समय तक आपके साथ रहा हूं। तो मैं समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, एक धर्म की राजनीति, एक जात की राजनीति, एक पार्टियों की राजनीति। और अगर आदमी जात और धर्म से बचता है तो पार्टियों में बंध के रह जाता है। तो क्या ऐसा कोई हमारे देश में लीडर है या ऐसी कोई पार्टी है जो हमारे देश को दुनिया के शक्तिशाली देशों में समाहित करे, बराबरी पर ले जाए, अंधविश्वास पाखंड से मुक्त करे इस देश को, और वैज्ञानिकीकरण पर हमारे देश को ले जाए, और जो भी हमारे देश में मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम किया जाए, बात की जाए? तो ऐसा कोई राजनीतिक दल, ऐसी कोई राजनेता आपकी नजर में है तो उसको हमारे दर्शकों के सामने आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। और मैं थोड़ा सा चैनल की बात करूंगा, इसलिए आपसे मैं सबसे पहले आपको ये बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जैसे ग्रामीण क्षेत्र से इस तरह के चैनल को बनाने के काम किया, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि देखिए भारत में जो इसमें डिस्प्यूट है, जो बहस है, वो अक्सर कुछ चंद लोगों के बीच सिमट के रहे, जबकि लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि नीचे से नीचे की प्रत्येक व्यक्ति की आवाज ऊपर तक पहुंचे, और उस हिसाब से उस हिसाब से होता क्या, यहाँ कुछ चंद लोग हैं जो जिसे हो सकता कभी जमीन का बातें करते, इसके बाद मामला की बढ़ जाता है। तो आपको ये बधाई कि आपने ये प्रयास किया, और मैं ये चाहूंगा इस तरह की आप लेकर आते रहे जी। और खासतौर से जो भी जिन लोगों को आप समझते हैं या किसी मुद्दों की समझ है या जो जानकारी है उसकी बात करते हैं, तो आप देश की तरफ करते रहे, इसलिए मैं आपको बहुत करता हूँ जी। बहुत बहुत दूसरा आपने तो
हुकूमत ने जो ये कहा कि भारत में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो दृष्टिकोण रखता है या इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान में हमारा मूल कर्तव्य में एक लाइन है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक सदैव भारत के प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहता है। यानी जिंदगी जो आगे बढ़ती है उसको जो उसकी सोच समझ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर मान किसी मुद्दे पर तो अलग अलग मत है, एक अपने धर्म की बात कह रहा, हमारे धर्म का कार्य है, दूसरा आदमी अपने धर्म की बात कह रहा, तो उन्हें हमेशा जोड़ता जो निर्णय है पॉइंट ये है कि संविधान की सत्य होना चाहिए। दूसरा ये उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैंने किसी धर्म की बात नहीं की, मैंने किसी धर्म के बारे में नहीं कहा, और मैं सिर्फ सभी धर्मों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश को अंधविश्वास पाखंड से कैसे मुक्त किया जाए इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे मान लिया कि कहीं ऐसा दिन है भी जहाँ मतभेदता है तो वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वोपरि होना चाहिए जी। बाकी सभी चीजों के धर्म हो या जो मेरा अपना मानना है। तो रही बात आज की भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के देश में आपको बता दें कि भारत की जनता ये हमेशा अकुलाहट रहती है, ये हमेशा इस तरह का उनके अंदर जोश है, उत्साह है, लड़ाई करने की क्षमता है जो हमेशा रहती है कि कैसे ये देश की राजनीति को बदला जाए, अच्छी राजनीति को लाई जाए। जी। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के बाद जब जेपी का आंदोलन हुआ तो उसका मोटिव यही था कि जनता को अधिकार कैसे जरा मिले और जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले, तानाशाही से मुक्ति कैसे मिले, लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया। खैर उसके अच्छे बुरे नतीजे हुए वो बहुत अच्छा था, मैं सेम यही चीज अन्ना आंदोलन में हुई। अन्ना आंदोलन में भी अन्ना आंदोलन का जो मुद्दा था जन लोकपाल देश और उस देश का मुद्दा था कि इस देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, और उस पर सभी जात के धर्म में कोई बदल तोड़कर सभी लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको उस पूरे आंदोलन को छल लिया गया, उस पूरे आंदोलन को अरविंद केजरीवाल के लोगों के द्वारा और अरविंद केजरीवाल के पहले से जो उनकी रणनीति उसके द्वारा उसको पूरी तरह से छल लिया गया। उससे हम उनसे ये उम्मीद करें कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे कि वो केवल कुछ ही राजनीति करते हैं, कैसे सत्ता में बन जाए और ये उनका सबसे पहले मोटिव होगा। जहां तक भारत के बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरी राजनीति को देखता हूँ तो परफेक्ट कोई ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन इन समय में अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम इन सब मुद्दों पर जो अच्छे से अच्छा हो सकता कर सकती है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो। आप देखेंगे कि आजादी कितने रखो बाद कितने बड़े संस्थान हो गए, आप छोटे लेवल पर देखेंगे सरकारी स्कूलों बच्चे नहीं पढ़ाना चाह रहे, तो आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो सरकारी स्कूल के सीटों के लिए मारामारी है, कोई भी कहता कहीं से भी सरकारी सीट हो जाए। तो आखिर ये सब जो आज तक डेवलप हुआ है ये सब कांग्रेस है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट है या उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, उन्होंने इससे भी अच्छा हो सकता था, लेकिन बाकी के राजनीतिक दल जो है और जहाँ तक एक नया राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी बनाया तो लोग जो उसको सही से नहीं जानते, आपको तो पता है कि मेरा आम आदमी पार्टी के बारे में लंबा अनुभव है, तो जो इनको नहीं जानते वो कहते हैं कि हाँ ये इस चीज को बदल सकते हैं शिक्षा। अभी गुजरात में एक बयान दिया था आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कि नोटों पर अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति छपवा दी जाए तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी देश की सुधर सकती है। तो कितने अच्छे ये वैज्ञानिक मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, तो समझ देखिए इनका मूल सत्ता है, न किसी को इनके पहले से भी कई लोगों ने जब उम्मीद करता था तब बहुत सारे लोगों से हमारी जब बातचीत होती थी क्योंकि उनकी किसी भी हमें बताते थे इनका कोई धर्म नहीं, कोई इनका मुद्दा नहीं, इनका सिर्फ एक मुद्दा है कैसे भी सत्ता में आया है, तो इनका कोई विचार नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है वो चीज मुझे थोड़ा सा बाद में समझता वो लक्ष्मी गणेश हो कुछ भी हो, अगर वहाँ को ये जरूरत पड़ती थी की पूजा प्रोग्राम इबादत करने से वो इबादत मतलब एकदम खुद पॉलिटिशियन कर रहे हैं उसको, उनको मतलब क्या बताएगा मेरे पास तो किसी भी तरह की बात नहीं है।
सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुमसे अगर कोई उम्मीद ये करे कि हाँ ये शिक्षा मॉडल है, ऐसा नहीं है। वो शिक्षा का समाधान दिखाना इसलिए रखते हैं लोगों में यदि जनता का वोट लेना होता है वो ये दिखा देते हैं कि नहीं देखिए आपके बच्चों को इतना पढ़ाएंगे उतना पढ़ाएंगे, आगे थोड़ा सा इधर 80 आदमी होता है कंपनी का आदमी होता है वो सोचता है हाँ ये करना ये बस चला दे नंबर दे देते हैं, उनका काम कर जाता है। ये क्या करते हैं उसको आप उनका देख सकते हैं, मैं देखती है तमाम चीजें कि कितना वो विज्ञापन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है, अपना विज्ञापन को खर्च करें, उनका सिर्फ फंडा ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए और इसका जो प्रचार करिए इससे अपना चेहरा बन के हमें वोट हम खैर उनकी ज्यादा बात नहीं बता रही। बहरहाल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही किसी भी देश की ज्यादा से ज्यादा प्रगति और उन्नति हो सकती है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे भारत की राजनीति में हमारा दुर्भाग्य है, परफेक्ट कोई नहीं, कोई परफेक्ट नहीं। अब देखिए दिनेश जी मैं एक मिनट और जी लोकतंत्र के मामले में भारत बहुत पीछे है। जब यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो देश के दुनिया के तमाम देशों से हट रही। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो हट रहे उनकी हंसी करना सब ठीक था, हालांकि उससे हम बहुत अच्छे, लेकिन अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले में लोकतंत्र के मामले में बहुत पीछे। लोकतंत्र मूल्यों में जो राज्यों का ध्यान मिलने लगी और उससे वो भी बहुत पीछे, इसलिए समस्या आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। तो फिलहाल हमारे जो आपका सवाल है मेरी समझ से अभी कोई परफेक्ट नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कांग्रेस से की जाती है। चलिए भाई साहब अभी आपके पास दोबारा आएंगे, खुशबू श्रीवास्तव जी से समझते हैं। खुशबू श्रीवास्तव जी, क्या आपकी नजर में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी, ऐसा कोई लीडर नजर आ रहा है जो देश को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूत करे और देश और दुनिया में जो बहुत अच्छी डेवलप कंट्री है, अमेरिका, चाइना, थाईलैंड, जापान, इनकी बराबरी पर भारत को खड़ा करे? तो ऐसा कोई लीडर, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी आपको नजर आ रही? जैसे आदित्य भैया ने कहा कि देश में जितनी भी पार्टी हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस बहुत ही वैज्ञानिक करण पार्टी है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा है। आपको क्या लगता है कौन ऐसा नेता, कौन ऐसी पार्टी इस देश को मजबूत कर सकती है दुनिया में? थैंक यू मनीष जी और सभी को जय हिंद। आपके व्यूअर्स को जल्दी से जल्दी और बढ़े और आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। ने कहा कि गाँव जो आप बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी की, देखिए राजनीतिक पार्टी के, धार्मिक पार्टी या पार्टी की कोई आइडियोलॉजी होना एक तो बहुत जरूरी है जी। ठीक है। जो अभी आदित्य भाई ने बोला कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उस पर क्वेश्चन मार्क है जी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है हिंदू जी ठीक। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो सालों से चली आ रही है, जिसमें सेकुलर, जिसमें सभी वर्गों को स्थान जी हो सकता है, नीचे ऊंचा हो सकता है, ये बात मैं मानती हूँ। और जो बात आपने अब कही है कि जो चीन, जापान और जो विकसित देश है उनमें भारत देश कैसे खड़ा होगा, तो उसे वही ले जाएगा नेहरू के खानदान। नेहरू से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो जेएनयू देगा, जो देश में एम्स देगा, जो विद्यालय देगा, जो आईआईटी देगा, वही देश को इन विकसित देशों के साथ खड़ा करेगा। वही आइडियोलॉजी जो देश को आज यहाँ तक लेकर आई है, उसी आइडियोलॉजी को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारा देश उन विकसित देशों में शामिल हो पाएगा। नेहरू को जानने और समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जितने इंस्टीट्यूशन है, जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हों और चाहे वो किसी भी प्रकार के, चाहे सोशल साइंस से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हों, सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट इसी नेहरू के काल में और नेहरू के समय में खोले गए और जिसकी नींव डाली गई, यह कहलाती है वैज्ञानिक सोच। जबकि उनके आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा जाता था। तो पंडित लिखने से तो क्या वो हवा लिया ये चीज? तो पहली बात तो ये कि जो वैज्ञानिक आइडियोलॉजी है वो इसी कांग्रेस से आई है और यही कांग्रेस इस वैज्ञानिक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएगी। अब दूसरी बात, हम 4-5 लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो आप धार्मिक बात कह रहे हैं कि धार्मिक, हम जिस देश में हैं, जिस परिपेक्ष में हैं, उसमें हर जगह धर्म है, या हम हवाओं में भी धर्म है। हम अपने आप को कितना भी सेकुलर कहें, कितना
भाषा में, हमारे पहनावे में हमारा धर्म झलकता है। अभी शिखरवार जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन माथे पे तिलक लगाए बैठे हुए हैं, ये भी आइडियोलॉजी को ही बढ़ावा देता है, हिंदुत्व को ही बढ़ावा दे रहा है। तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते। भारत की आइडियोलॉजी जो परवरिश है वो ऐसी ही है, और इसी चीज का भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाती रही है। तो आप धर्म को और राजनीति को कम से कम भारत में तो अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही है वैज्ञानिक सोच की, तो उस वैज्ञानिक सोच में यह है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो अगर इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग को अपना काम या पूजा समझे, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर के पेशे को अपनी काम या पूजा समझे। तो यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। जो दिया है उसी पे आगे का कुछ बदलाव हमने करके देखे बीच में, तो वो बदलाव हमारे उल्टे हुए। जो बनाया गया था वो ऑलरेडी बेच बेच के और खाया जा रहा है। तो भारत देश में किसी और नई देश चलाने का जो हुनर है, देश चलता कैसे है और देश चलाया कैसे जाए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि धर्म, अंधविश्वास, धर्म, और ये जब नेता चुन के जाता है तो वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाता है, अंबेडकर की मूर्ति पे माला नहीं चढ़ाता, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। दुर्भाग्य है। आप अब ये चीज एक्सेप्ट करके आपको अपने देश को आगे लेके चलना पड़ेगा कि आप अपने दिल से, चाहे आप दिमाग से कितनी भी फॉरवर्ड हो जाएं, आप नहीं निकाल सकते कि आप रघुवंशी हैं या यदुवंशी हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं या राम के वंशज हैं। उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पर इस तरीके की राजनीति है। पूरे भारत को मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी भारत की हवाओं में धर्म बहता है, उसे आप नहीं काट सकते। लेकिन उस धर्म के साथ भी कांग्रेस ने उस इंस्टीट्यूशन को आज खड़ा किया है, चाहे आरबीआई हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का हो। तो इन सबको साथ लेकर चलने की क्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस देश चलाना जानती है और बीजेपी जो है देश बेचना जानती है। तो ये चीज है, मैं वैज्ञानिक और उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वैज्ञानिक इस बात से मैं आप लोगों की सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया तो उसके बाद वो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गई थी। उन्होंने सबसे पहले अगर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे तो वो माता सावित्रीबाई फुले को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज इन्हीं की देन है जो हम महिलाएं आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो उन्होंने कहा यही हमारे लिए भगवान है, सब कुछ यही है। तो ये अगर समझ देश की जनता को आ जाए कि किस महापुरुष ने हमको क्या दिया है, तो देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत आगे निकल जाएगा। ये चीजें समझाइए आप जरा थोड़ा। ये समझाना, देखिए विद्यालय से लेके जब बच्चे का नामकरण हम धार्मिक उस पर रखते हैं इंडियन, तो नामकरण संस्कार भी होता है। तो आप जब बच्चे का नाम ही आप उस संस्करण से रख रहे हैं तो बच्चे को वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या देंगे? आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप ये डिपेंड नहीं कर रहे आपके बच्चे को क्या नाम देना है, आप डिपेंड कर रहे हैं कि पंडित इस नाम का निकालेगा, उसे ऑप्शन देगा, फिर हम चॉइस करेंगे। तो जब हम खुद नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, तो आने वाली पीढ़ी से हम क्या अपेक्षा कर लेंगे? सो दैट्स वाई कि राजनीति और धर्म भारत में अलग हो भी नहीं सकते और किए भी नहीं जा सकते। लेकिन देश, समाज, धर्म और राजनीति को लेकर वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशंस खड़े करना, ये सिर्फ कांग्रेस को आता है और इस कांग्रेस ने करके दिखाया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कोई बात कहते हैं तो ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कांग्रेस से बेहतर देश कोई नहीं चला सकता। हमने कईयों को बीच में मौका दिया है और उसकी दुर्गति तो अभी ये हमारी पूरी जो जवानी है, जो हमारा आ गया है, हमारे ऊपर कलंक होगा। आप ये यकीन रखिए, अगर आगे वाली पीढ़ी वैज्ञानिक हुई और तो हमारे ऊपर ये कलंक आएगा, वैसा ही कलंक आएगा जैसे हिटलर के दौर में वहां के लोगों का आया था। चलिए अभी मैं हमारे ऊपर कलंक। जी और कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस यही कह रही हूँ कि हम इस दौर के वो काले होंगे जो चुपचाप गुलाम होंगे, हम उस गुलाम की तरह जाने जाएंगे। अभी आप जाइएगा नहीं, आप लोगों के पास मैं दोबारा आऊंगा और साथ में एक मुद्दा और जोड़ के चलता हूँ। जो इस देश में एक माहौल चल रहा है जाति जनगणना को लेकर, तो शिखरवार जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो जाति जनगणना का एक मुद्दा चल रहा है इसी में जोड़ रहा हूँ, क्या
ओबीसी, एससी या माइनॉरिटी या जनरल, सभी को ये जाति जनगणना होनी चाहिए और सभी को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा किया जनगणना। अभी जैसे बहन खुशबू जी ने भी बोला था कि वो अपने यहाँ की वो है, जहाँ पे एक ऐसी सच्चाई है जिससे कि हम कहते भले ही रहें, लेकिन तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं शायद। तो अधिकांश जाति पांचों में बटे हैं। जब टिकट जीत को मिलता है कि फलानी बदली पदों में किसकी आबादी है, तो हमारे ख्याल जहाँ तोड़ने की बात तो करना बेहूदी है। लेकिन अभी जाति जनगणना की बात आपने कही, निश्चित तौर पर जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से उनका वो भला कर पाएंगे। मान लीजिए जब आपके आंकड़े ही नहीं है कि कितने लोग हमारे जो अत पिछड़े हैं, कितने अत दलित हैं, कितने हमारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कि तुरंत सहायता की आवश्यक, तो जब आपको ऐसे आंकड़े नहीं होंगे, आर्थिक स्थिति आपको पता नहीं होगा, तो आप किस प्रकार से कह पाएंगे। जब आप बताइए जनगणना आप हर घर कराते, 2011 में भी इन्होंने भाई क्यों नहीं आंकड़े सार्वजनिक किए गए जब आपका पैसा इतना खर्च हो, और सरकार का पैसा नहीं है, पैसा ये आम जनता का है, तो इसको आदमी को सार्वजनिक करने में आखिर तकलीफ क्या। अब जैसे आपको ध्यान हो कि एक धर्म विशेष के लोग जो होते हैं, खासकर मैं मुस्लिम लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको तुरंत ही कुछ भी अगर वो बात करेंगे, पहली बात तो उनका बजट भी खर्च नहीं हो पाता। अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय पिछले साल अभी उसका समझ 4,000 करोड़ का जो केवल शिक्षा की छात्रवृत्ति दी जानी थी, वो नहीं खर्च कर पाया। और और आप ऐसे सुनने के साथ इतने हैं। अभी आप देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 8 करोड़ नल से जल देने की बात करी, दूसरे दिन गुजरात सभा में भी 11 करोड़ आंकड़ा जो हो गया। तो हम ये कहते हैं भाई इसको सही आंकड़ा एक बार मिल जाए जिससे कि सब लोगों को जानकारी हो जाए, नहीं तो ऐसे ही झूठ आंकड़े होते रहेंगे और कमल किसी चाहिए। ये हम स्पष्ट चाहते हैं शिखरवार जी, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना इस देश में हिस्सेदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप इस पर क्या पक्ष रखते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है। हम तो सदा से इस बात को पक्षधर रहे हैं कि निश्चित तौर पर जितनी संख्या है और जितना ये लोग सहयोग कर रहे, ये आप नहीं मानिए, पहले आप देखिए कोई भी देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बढ़ाने में चाहे भले ही गरीब है, वो भी अपना उपयोग करता। भाई अगर कुछ खरीदेगा तो सरकार को राजस्व देगा, तो निश्चित तौर पर जाति जनगणना जरूरी है, तो हम नकार नहीं सकते। और न ही हर बार आप कराते हुए दस्तावेज में, लेकिन आप अभी उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं करते। भाई आंकड़े हैं, उसी अनुसार समझ लीजिए आप उनके लिए योजनाएं बने। जब पता नहीं कितने लोग पिछड़े हैं, आप पिछड़े हैं, तो आप बताइए कैसे इस बार का भला होता है। तो जाति जरूरी। तो आप चाहते हैं कि देश में समानता है, सभी को बराबर अधिकार मिले और जाति जनगणना हो, जिससे पता चले कि किसकी कितनी संख्या है, उसको बराबरी पर खड़ा किया जाए। इससे आप सहमत हैं। नहीं भाई साहब, अभी मान लो एक हम छोटा सा उदाहरण दें। अरे अगर घर में अगर सब भाई अगर एक भले ही सबसे कई आदमी हो सकते हैं, कम से कम उनको और जीवन स्तर के लिए जितना जरूरी उतना तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है
तो समझ घर में टकराव होगा, वैसे ही आप करेंगे समाज में टकराव होगा अगर वो कम है। फिर अगर सब लोग अच्छे होंगे सभी लोग खुशहाल होंगे, जिसकी बात सब लोग करते हैं, लेकिन ये अंतर है। अभी अभी राष्ट्रीय तो उन्होंने कहा कि 10% लोग देश की 57% संपदा को अपने कब्जे में की, 1% लोग 50% जो देश की संपदा उनके हिस्से में आ रही। तो निश्चित तौर पर ये जो अक्षमता इसे दूर करना ही पड़ेगा। अगर देश की जितनी जल्दी हो जाए इतना अच्छा है, नहीं तो इसके लिए देश के और एक विभाजन से इनकार नहीं किया जाए, जितना अंतर आता जा रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिखरवार जी आपका, आप बने रहिए। आदित्य भैया आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से देश में जाति जनगणना की बात कही जा रही है और बिहार में हो भी रही है, जाति जनगणना पर कार्य भी हो रहा है, तो क्या इससे देश को नुकसान होगा या फायदा होगा? क्योंकि जाति जनगणना के बाद जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो वंचित रह गया विकास से, उनको क्या बराबरी पर खड़ा किया जा सकता है? इसके बारे में जरा समझाइए। और उन लोगों को क्या अब तक दबाया गया जो उनकी जाति जनगणना के हिसाब से उनको वो सारे संसाधन, वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई जो अन्य लोगों को मिल रही हैं, कुछ चुने हुए लोगों को? जी आदित्य जी। देखिए इससे ये ऐसा एक मुद्दा, ऐसा एक विषय है जी, इस पे मैं तो पूरी किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अब बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आपने जाति जनगणना की बात, आप एक चीज समझिए, आप जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं, जी, आपको अपनी ग्राम पंचायत की जाति सिचुएशन जो है, जो जाति आंकड़ा अच्छे से पता है कि इस ग्राम पंचायत में कितने फला जाति के लोग, इतने फला जाति के लोग, इतने आपको अच्छे से पता है। आपके जो ब्लॉक लेवल का नेता है, जिस ब्लॉक से चुनाव लड़ता है, उसको अपने ब्लॉक प्रमुख बनने में, जिला पंचायत सदस्य बनने में, उसको मालूम है कि हमारे जिला पंचायत सदस्य में कितने लोग किस जाति के हैं, ये उसको पता है। विधायक को अपने विधानसभा में पता है, सांसद को अपनी लोकसभा में पता है, अच्छे से पता है कि हमारी लोकसभा में कितने जाति के लोग कहाँ हैं। जी, अब जब इसका ओवरऑल राष्ट्रीय लेवल पर या प्रदेश लेवल पर सबको पता है कि कितने जाति के लोग प्रदेश में है, यहाँ तक ये पता है कि विधानसभा में कितने जाति के हिसाब से देखिए कैंडिडेट क्लियर होते हैं, सबको पता है। लेकिन बात क्या है, सबको पता है, बात क्या है, इस चीज को ओपन करने से, पुलिस पर लाने से इनको डर लगता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आज भी इस देश में बैकवर्ड और एससी क्लास डरा हुआ है, सामा हुआ है, जबकि सभी को पता है उनकी बड़ी भारी संख्या है, बैकवर्ड क्लास की बहुत बड़ी संख्या है। हमको आपको कैसे थोड़ा बताइए बैकवर्ड जाना है, हमको आपको ये कैसे बताइए 15% है, 15% दूसरे लोग हैं, ये सब चीजें ना है। इसमें थोड़ा बहुत आंकड़ा 1-2% इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, ये सच्चाई है। तो अब सवाल आता है कि आखिर बैकवर्ड और एससी इतना डरा सहमा क्यों है, जो इस हकीकत को वो सामने नहीं ला सकता है, इस हकीकत को वो सीना तान के ये नहीं कह सकता कि हमारी इतनी संख्या है और हमें इतना अधिकार चाहिए। भारतीय संविधान बना था तब इसमें समाजवादी शब्द नहीं, और इसके बाद इसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया। समाजवादी शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा था। लोहिया जी गांधी जी के बहुत ही करीबी पेट संसद थे, उनके पूरी तरीके से उनके अनुयायी थे, फिर भी लोहिया जी को एक अलग धारा क्यों बहानी पड़ी, एक अलग धारा क्यों बहानी पड़ी? क्योंकि जो चीजें थी, जब तक देश के संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था, तब तक आप नहीं कर सकते थे, सबको समान पर खड़ा किया जा सकता है। अब दूसरी बात यह है, ये सब होता क्यों है, ये सब छुपाया क्यों जा रहा है? देखिए इस देश में आप पूरी तरह जो भी पावर पॉइंट है, जो भी पावर का सेंट्रलाइजेशन है, वो कुछ लोगों में, कुछ जातियों में, बल्कि यहाँ से जाने जाए तो कुछ परिवार में
सिमटा हुआ है, जी, कुछ जातियों में ही नहीं, कुछ परिवारों में सिमटा हुआ है। और उसमें से क्या हुआ, कुछ दूसरे एससी और बैकवर्ड के लोगों के कुछ परिवारों ने भी उस पर कब्जा कर लिया है। तो जब उन्हें ये मुद्दा सामने आता है कि जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, तो इस देश में जो सवर्ण जातियों के अलावा एससी और बैकवर्ड जातियों के लोगों का भी राजनीति में जो कब्जा है, वो खुद नहीं चाहते हैं जातीय जनगणना हो, क्योंकि जातीय जनगणना होगी तो बाकी सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे। फिर एक दिन ये आएगा कि किसी जाति के दूसरे लोग उनसे भी अधिकार अपने मांगेगी, जो अपनी जातियों का नेतृत्व करते हुए उनके आगे खड़े होगी। तो अब बात क्या है, देखिए जो पढ़ाई वाले पद है, जो बड़े पद है, जो पावर को सेंट्रलाइज करने वाले पद है, वो किसी में सेंटर नहीं है। तो जिसका जहां कब्जा है वो कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, मतलब ये एक सामान्यवाद की सामंतवादियों की भावना है। वो किसी भी ओबीसी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है। जिसने जहां पर वर्चस्व जमा लिया है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं। कैसे भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। इस देश में मंडल मंडल की राजनीति, इस देश में आरक्षण लागू हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये होता है कि सुधार होते हैं, चीजों में सुधार होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कोई आंदोलन हुआ तो वो दूसरी तरफ लेकर चला गया। ये सिंह जी का आंदोलन था, उसके लिए सलाम निकले, उसकी भी चीजें सामने आई, फिर कुछ सकारात्मकता आई, समाज में समानता आई, ये अच्छा अब जो बिहार से चल रहा है जाति तो बहुत अच्छा कर रहा। अगर दिक्कत सबसे बड़ी देश की यही है कि इस देश में सच्चाई क्या है, क्या है और क्या होना चाहिए। जब वो सामने आ जाएगा तो जो चीजों को सही से नहीं करना चाहते तो निकल पड़ जाएगी। इसलिए ये सब मिले रहते हैं, ऐसे भी जनता के सामने की सच्चाई ना आए। जाति जनगणना होगी, जातियों का पूरा आंकड़ा स्पष्ट होगा, समाज देश के संविधान के हिसाब से उनको अधिकार देने पड़ेंगे। फिर पद कहाँ से आएंगे आप ये बताइए। आप एक मिनट आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जी, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्र के हिसाब से तो आरक्षण है। उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश के चीफ दोनों मिलाकर इतनी संख्या रहेगी जैसे उत्तर प्रदेश के 5 से 6 रहेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश कितने रहेंगे, बिहार कितने रहेंगे, कोई छोटा राज्य है उसके कम है। जनसंख्या के हिसाब से उनका क्षेत्र के हिसाब से उनका आरक्षण है, लेकिन सामाजिक हिसाब से आरक्षण नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए है कि देखिए वो जमाना था, आज के अगर हम 100-200 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जाहिर सी बात है एससी और बैकवर्ड लोग समान नहीं थे, उन्हें पढ़ने लिखे का राइट था, ना पढ़ने लिखे होते थे। तो समाज को जो भी चलाने का काम करते थे पढ़े लिखे पंडित लोग करते। अब वो पंडित वाली बात तो खत्म हो गई, संविधान ने सबको पढ़ने का राइट दे दिया और एक से एक विद्वान आज एससी वर्ग में, बैकवर्ड दूसरे जो भी आदिवासी क्लास लोग निकल के आ रहे हैं। तो अब ये कैसे मान लिया जाए कि एससी और बैकवर्ड या आदिवासी लोगों को सुप्रीम कोर्ट मतलब इस तरह की जानकारियां नहीं है कि वो संविधान को परिभाषित कर सके। सुप्रीम कोर्ट का मैं काम है संविधान को परिभाषित करना और उसके हिसाब से जो भी वायलेशन होता है उनको पता मिला। तो आज भी स्थिति है लोग मानने को तैयार है। आज कौन लोग मानने को तैयार है? अब के समय कौन लोग माने? इसी तरह से हर एक चीज में कब्जा है। ये कब्जे जब तक रहेगी और ये कई चीजें एक दूसरे से जुड़ेगी। कब्जा क्यों? भ्रष्टाचार क्यों कभी देश में कब्जा है? हमें तो कभी ये समझ आता है कि जब आपने क्या यहाँ जो लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनका कब्जा नहीं है चीजों पर, क्या भारत में उनको रहना चाहिए? क्या भारत को रहना चाहिए? मुझे लगता है कि जब देखिए यहाँ एक वहाँ अमेरिका में थी नहीं, उनसे जब ये पूछा गया कि आप भारतीय मुल्क है, भारतीय मुल्क है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए मैं खुद अमेरिकी मुल्क का, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ मुझे समानता है, मेरे पास अवसरों की समानता है। मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहाँ अवसर की समानता ना हो। आप स्पष्ट रूप से जब इसको लड़ाई के अंदर करेंगे, एक सामान्य व्यक्ति को
समानता नहीं है। क्यों नहीं है? संविधान तो उसको अवसर की समानता है, लेकिन सिस्टम में उसको अवसर की समानता नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि देश में कब्जा है, देश में संसाधनों पर कब्जा है, देश में भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार और कब्जा एक दूसरे के पूरक है। इसलिए एक सामान्य नागरिक को यहाँ सांस लेने में कठिनाई होती है। ये भारत की हकीकत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बने रहिए। अभी एक बार फिर सभी से बात करेंगे। खुशबू श्रीवास्तव जी, ये समझना चाहेंगे आपसे भी कि जिस तरह से जाति जनगणना बिहार में हो रही है, उत्तर प्रदेश में मांग चल रही है। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हो रही है और उत्तर प्रदेश में उसकी मांग चल रही है, क्या जाति जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी संख्या